Hello, my dear students. लाइव क्लास में हम कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे थे, उस वजह से जो है जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें हो गई हैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद जो है जो आगे की चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमने फर्टिलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को स्टार्ट किया था, और उसमें ये प्रोसेस जो होती है वो किन किन बेसिकली जो स्टेप्स होती हैं उनसे पास होती है, उनको एक शॉर्ट में हमने देखने की कोशिश की थी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा कि फ्यूज़न एक तरह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता क्या है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू प्रोड्यूस द diploid zygote is known as the fertilization. ठीक है, this was the definition of fertilization. Then फिर हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, ये प्रोसेस जो होती है वो किन किन स्टेप से होकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है हम कह सकते हैं कि इंसेमिनेशन होगा, या हम कह सकते हैं जो स्पर्म है वो रिलीज़ होगा, एजैकुलेशन होगा, और एजैकुलेशन होने के साथ ही हम कह सकते हैं कि वो जो है एग को अप्रोच करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वाज अप्रोच ऑफ द स्पर्म टूवर्ड्स द एग। ठीक है, पहली स्टेप जो है अप्रोच ऑफ द स्पर्म टूवर्ड्स द एग। देन जब जो है हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो है आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते जो है जब ये पहुंच जाएगा कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब में, स्पेशली एम्पुलर रीजन में, जहाँ पर उसको फर्टिलाइज़ होना है किसके साथ, एग के साथ। ठीक है, एग के साथ जब फर्टिलाइज होगा तो वो इंश्योर करेगा कि जो एग है वो उसी स्पीशीज़ का है जिसके साथ उसे फर्टिलाइज़ होना है। तो इसके लिए ओवम भी कुछ जो हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, और जो स्पर्म है वो भी कुछ जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो सब्सटेंस है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, दोनों जब रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आगे की प्रोसेस फिर होती है। तो ओवम जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। ठीक है, और दूसरा जो स्पर्म जो है जो सब्सटेंस रिलीज़ करता है या जो केमिकल रिलीज़ करता है उसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये जो दोनों का इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। राइट, आइडेंटिफाई करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें, या आगे की स्टेप होगी उसमें क्या होगा कि आप सभी को पता है कि जो एग होता है, एग के सराउंडिंग में अब बहुत सारी लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, है ना, बेटालाइन मेम्ब्रेन वगैरह। तो उन सभी मेम्ब्रेन को जब तक क्या नहीं किया जाता, रिमूव नहीं किया जाता, तब तक जो है क्या नहीं होगा, स्पर्म जो है वो हम कह सकते हैं कि ओवम तक जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता ही है कि जो स्पर्म होता है उसके टॉप में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम या एक्रोजोम। तो एक्रोजोम जो होता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक हम कह सकते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन में ब्रेकडाउन होता है, वो वीक होती है, और वीक होने के बाद वो रिमूव होती है, और फाइनली जो है एक्रोजोम से कुछ हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स से रिलीज़ होते हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन्स। ठीक है, और ये स्पर्म लाइसिन्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, जो अलग अलग टाइप के हम कह सकते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको आगे देखेंगे। तो वो क्या करते हैं, उन मेम्ब्रेन्स को बेसिकली क्या करने का काम करेंगे, लाइज्ड करेंगे या डिज़ोल्व करेंगे, है ना, और डिज़ोल्व करके उनको जो है वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में रिलीज ऑफ द स्पर्म लाइसिन्स फ्रॉम द एक्रोसोम। ठीक है, स्टेप नंबर 4 जो होगी उसके अंदर क्या होगा,
एक बेसिकली क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक ओवम के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो रेज हो जाएगा, और उस रेज्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोर या फिर रिसेप्शन कोर, उस जगह पे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एनिमल पोल साइड की तरफ जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं रिसेप्शन कोर या फर्टिलाइजेशन कोर, जहाँ पर जाकर के वो अटैच होगा, कौन, स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म अटैच होने के बाद ही जो है आगे की प्रोसेस होगी कौन सी, मियोसिस 2, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte अभी है किसके अंदर, जो आप ये समझिए कि ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो वो आगे चल के हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ओवम के अंदर या ऊटिड के अंदर, ठीक, मियोसिस सेकेंड होने से, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में जो है कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, और जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होगा किसका, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। सो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होगी। वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से फॉर्म होगी और उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे आने वाले हम कह सकते कि आने वाले जो है जो भी क्लास है उसके अंदर, या अभी जो है प्रॉबेबली हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगी, जिसमें नेक्स्ट जो 7th स्टेप होगी, उसके अंदर क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियाई, है ना, मतलब दोनों के न्यूक्लियस, या हम इसको कह सकते हैं कि गैमीट न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद जो है एक तरह से दोनों के मटेरियल जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्यूज़ हो कर के जो है जायगोट के में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जायगोट जो है आगे चल के डिवाइड होगा, और फिर इम्प्लांटेशन वगैरह वो सारी चीज़ें जो है आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में देख ली थी, बट कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा था, उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था क्लास में, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज़ अप्रोच ऑफ द स्पर्म। स्पर्म किस तरह से जो है अप्रोच करेगा किसको, हम कह सकते हैं कि जो ओवम है, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte है उसको। तो स्पर्म अप्रोच कैसे करेगा, स्पर्म जब रिलीज़ होगा, सो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा, एजैक्यूलेशन होगा, मतलब स्पर्म जो है वो रिलीज़ होगा। एंड रिमेंबर कि 1 एजैक्यूलेशन जो है वो रिलीज़ करेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 ml ऑफ द सीमेन, ठीक है। 3 से लेकर के 3.5 जो है ml हम कह सकते हैं कि सीमेन जो है वो रिलीज़ होगा। और सीमेन क्या होता है आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लैंड्स और स्पर्म वगैरह का हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मिलकर के सीमेन जो है माना जाता है। सीमेन जैसे ही रिलीज़ होगा तो इस इतने अमाउंट में जो 3 to 3.5 मिलीलीटर है, इसमें आपको जो नंबर ऑफ़ स्पर्म्स मिलेंगे उनका वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। लगभग आप देखेंगे कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। इतना ज़्यादा नंबर होने के पीछे रीज़न होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको जब वो अप्रोच कर रहे होते हैं ओवम को, तो उस वक्त इनको बहुत सारे बैरियर्स को जो है क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। और उस बैरियर्स को क्रॉस करते वक्त ज़्यादातर जो है वो लॉस्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ही नंबर हम कह सकते हैं कि वो स्पर्म की तरफ अप्रोच कर पाते हैं, और फाइनली आप देखेंगे कि एक ही स्पर्म जो है अल्टीमेटली फ्यूज़ हो पाता है, ठीक है। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिनको जो है स्पर्म्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला जो बैरियर होता है, तो बैरियर जिसकी हम बात करें तो आप देखेंगे कि जब 14th और 15th डे में जो है एग रिलीज़ होने वाला होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th और 15th डे, तो उस वक्त एग जब रिलीज़ होने वाला होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग काफ़ी थिक हो जाती है ना। इस तरह से आप देखें कि ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बहुत थिक हो गई है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। और ये थिक लाइनिंग को क्रॉस कर पाना सभी स्पर्म्स के बस की बात नहीं होती, मतलब सारे स्पर्म्स जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि यहीं पर
एक तरह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ही जो है हम कह सकते हैं इस बैरियर को, जो थिक एंडोमेट्रियम का बैरियर है, इसको जो है कुछ ही स्पर्म्स जो है वो क्रॉस कर पाते हैं। सो फर्स्ट बैरियर क्या होगा? थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो बैरियर है वो है आपके पास एसिडिक पीएच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने पहले भी देखा कि उसका नेचर या उसका जो मीडियम होता है वेजाइना का, वो मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। उसमें जो एक तरह से फ्लूइड है उसकी वैल्यू कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, या उसका पीएच एसिडिक होता है। और वो पीएच जो होता है एसिडिक, वो जो है स्पर्म्स के सरवाइव करने के पर्पज़ से जो है वो सही नहीं होता है। और ये एसिडिटी जो होती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, ये क्या कर देती है? बेसिकली स्पर्म्स को किल कर देती है, राइट। तो सेकंड आपका क्या हो गया? एसिडिक पीएच, ये एक तरह का बैरियर हो गया। तो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि वैसे भी जो है लॉस्ट आउट हो जाते हैं या किल हो जाते हैं स्पर्म्स, है ना। और थर्ड जो होता है, जो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है या वेजाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तरह के WPCs होते हैं ये। तो वो क्या करते हैं, जब स्पर्म्स जो है जैसे ही एंटर करते हैं तो फॉरेन एलिमेंट्स समझ करके या फॉरेन एलिमेंट एज अ फॉरेन एलिमेंट इनको ट्रीट करके इनको जो है ये एनगल्फ कर जाते हैं, इनको खा जाते हैं। ठीक है, इन सारे वेरियर्स को क्रॉस करने के बाद जो नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है हम कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ कितने बचते हैं? 100। आप समझिए कितने रिलीज़ हुए थे? 200 से 300 मिलियन में। ठीक है, और उसके बाद बच रहे हैं कितने? सिर्फ 100। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होना पड़ता है। ठीक है, सो आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स ओनली 100 स्पर्म्स रीच द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये जो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो किस रेट से आगे बढ़ रहे होते हैं? स्पर्म्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं फेलोपियन ट्यूब की तरफ एग से मिलने, तो उसका रेट होता है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज़ 1 to 4 mm पर मिनट। 1 से लेकर के 4 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये इतनी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन है कि क्या इसमें वेरियर्स ही होते हैं? तो फिर अगर ये वेरियर्स हैं तो फिर ये क्या मूव कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? या इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बेसिकली क्या कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं या क्या मैकेनिज़्म होता है, ये आगे जो है कैसे बढ़ पाते हैं? मतलब हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो स्पर्म के मूवमेंट को या स्पर्म को जो हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक तरह से इंस्पायर करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? इसी के अंदर हम अभी जो है फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्म। ठीक है, सो व्हाट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स? व्हाट हेल्प्स in the movement of sperms? स्पर्म्स के मूवमेंट में कौन सी चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं? ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो जो है उसके अंदर जो टेल होता है, वो टेल ही जो है इसको हेल्प करता है। सो फर्स्ट टेल जो है हम कह सकते हैं उसका एक वेवी मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लैशिंग मूवमेंट भी कहते हैं। उस वजह से जिस तरह से फ़िश जो होती है वो इस तरह से चलती है, वैसे ही जो है जब ये मूव करता है, इसकी टेल जो इस तरह से मूव करती है, तो वो जो है उसको आगे की तरफ पुश करने का काम करती है। सो लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल का जो है लैशिंग मूवमेंट। अब इस लैशिंग को जो है आप वेवी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस
लैशिंग और बेबी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल विच हेल्प्स द स्पर्म टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर हेल्प करता है स्पर्म को आगे बढ़ने में वो होता है, हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल जो कि रिलीज़ होता है सेमाइनल वेसिकल से, और उसका हमने काम देखा था कि एक तो ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है और दूसरा जो वेजाइना होती है उसके अंदर एक रिवर्स जो है हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो स्पर्म क्या होता है, अपवार्ड जो है हम कह सकते हैं कि मूव हो पाता है। ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ठीक है, और ग्लैंडेंस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अ केमिकल which helps in the upward movement of sperm by rhythmically और peristaltically sperm by rhythmically contracting the vaginal tract। ठीक है, वेजाइनल ट्रैक्ट को ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, उस वजह से एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक इफ़ेक्ट जो है वो होता है। ठीक है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिससे कि जो है स्पर्म जो है ऊपर की तरफ या मूव करने में जो है वो इजी जो है हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है, स्पर्म जो है इजीली हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से अपवर्ड मूव कर सकता है। फोर्थ जो है वो यूट्रस के अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरह का एस्पिरेटरी मूवमेंट होता है। यूट्रस खुद जो है हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से उसके अंदर मूवमेंट होता है जिससे कि एक तरह का सक्शन क्रिएट होता है और वो स्पर्म को ऊपर की तरफ पुल कर लेता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच लेता है। ठीक है, सो थर्ड फैक्टर जो हेल्प करता है वो है आपका एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है, उसके ये मूवमेंट जो होता है जो क्या करता है, सक्शन क्रिएटेड, इसकी वजह से सक्शन जो है क्रिएट हो जाता है। सक्शन क्रिएटेड विच पुल्स द स्पर्म अपवर्ड साइड। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है उसको खींच लेता है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, सो पहली चीज़ जो है टेल जो होता है उसका लैशिंग मूवमेंट, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो हम कह सकते हैं कि रिदमिक या पेरिस्टाल्टिक जो है कॉन्ट्रैक्शन वेजाइनल ट्रैक्ट का, जिससे कि ऊपर की तरफ जो है वो पुश हो जाता है, और तीसरा जो है एस्पिरेटरी मूवमेंट जो है यूट्रस का, जिससे सक्शन टाइप का एक क्रिएट होता है जो पुल कर लेता है स्पर्म को ऊपर की साइड। सो ये तीनों फैक्टर कंबाइंडली क्या करते हैं, स्पर्म को जो है अपर डायरेक्शन में या अपवर्ड साइड जो है पुल करने में जो है हम कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अप्रोच ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्म जो होता है वो बेसिकली जब पहुंच रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शनली मैच्योर्ड नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि फंक्शनली एक्टिव नहीं होता। फंक्शनली एक्टिव नहीं होने का मतलब क्या है कि ये फिज़िकली तो वहाँ पहुँच गया, बट अभी जो है जो उसका मेन फंक्शन क्या है, एग को फ्यूज़ करना या एग को फर्टिलाइज़ करना। तो एग को फर्टिलाइज़ अभी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें खुद में भी कुछ क्या है, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, जिनको उसको क्रॉस करना है। ठीक है, और उन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसको जो है स्पर्म वगैरह रिलीज करना होता है,
स्पर्मलाइसिन रिलीज़ करना होता है, और स्पर्मलाइसिन जा कर के फिर जो है हम कह सकते हैं कि जो एग की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको जो है ये डिज़ोल्व कर पाता है। ठीक है, तो डिज़ोल्व हो जाएंगी तब जा कर के ये उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो इसको जो है हमें क्या करवाना होगा, फंक्शनली एक्टिव करवाना होगा, या फंक्शनली मैच्योरिटी जो है इसको दिलवानी होगी। और ये चीज़ कहाँ पर हो पाएगी, हम कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही हो पाएगी। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू ये काम होता है, मतलब फंक्शनल मैच्योरिटी जो है जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म अटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है, सो इसी में एक जो है स्टार मार्क करके हम नोट कर लेंगे कैपेसिटेशन को। कैपेसिटेशन, ठीक है, कैपेसिटेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ स्पर्म अटेनिंग फंक्शनल मैच्योरिटी। सो द प्रोसेस of sperm attaining functional maturity। ठीक है, कहाँ पर, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब स्पर्म क्या कर लेता है, फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। सो कैपेसिटेशन कब आएगा इसके अंदर, ये आएगा दो प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें करने के बाद। पहला हम कह सकते हैं कि जो एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, एस्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सो एस्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं क्या करते हैं, उस लेयर को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जब उन प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है, और वो रिमूव कैसे होते हैं, तो जो वेजाइनल ट्रैक्ट होती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल क्या होता है, उन एस्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होता है, और अटैच करके उनको बाहर पुल कर लेता है, उनको खींच लेता है। उस वजह से जो एक्रोजोम के बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने के बाद हम कह सकते हैं कि आगे चल के जो है हम कह सकते हैं कि जो एक्रोजोम होता है वो जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है किसके, जो स्पर्म जो एग होता है उसके, और उस वजह से फिर जो है आगे की प्रोसेस जिसमें एक्रोजोम से स्पर्मलाइसिन जो है वो रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद जो है ओवम के कांटेक्ट में भी नहीं आता, उसकी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है, और मेम्ब्रेन फिर जो है वो जो स्पर्मलाइसिन रिलीज़ होता है उसकी वजह से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। मतलब कैपेसिटेशन कैसे आएगा, सबसे पहली चीज़ जो है रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम एक्रोजोम मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्रोजोम मेम्ब्रेन से जो हम कह सकते हैं कि ये स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है रिमूव करके। ठीक है, कैसे ज़रा आप देखेंगे इसको। सो सपोज ठीक है, ये इस तरह से एक्रोजोम होता है, और इसके बाहर कुछ आपके पास इस टाइप से लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ हम कह सकते हैं कि
स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये इस तरह से। तो इनको सबसे पहले तो क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये आपका एक्रोजोम है, एक्रोजोम, और यहाँ पर इसमें क्या है, स्पर्म लाइसिन जो है वो फिल है। तो इसके अंदर जो है वो क्या है, स्पर्म लाइसिन और स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा होते हैं। सो स्पर्म लाइसिन से अब ये जो आपके पास हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेरॉल्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। अब रिमूव कैसे होंगे, तो उसके लिए कुछ एक स्पेशल टाइप का आप देखिए केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अटैच्ड टू ग्लाइकोप्रोटीन प्लस स्टेरॉल्स, है ना। और ये सब होने के बाद हम कह सकते हैं कि जो चीज़ होगी वो क्या करेगी, एक्रोजोम मेम्ब्रेन जो होंगी उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि वीक करेगी, और वीक करने के बाद जो है स्पर्म लाइसिन्स जो है फिर जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाएंगे या यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि वीकनिंग ऑफ एक्रोजोम मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्रोजोम मेम्ब्रेन जो है उसका वीक होगी वो, ठीक है, क्या करने के लिए, टू रिलीज स्पर्म लाइसिन्स, राइट, which will dissolve the egg membrane, lysins which will dissolve the egg membranes, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे करिए आप, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। So chemical released from the female reproductive tract attached to the glycoproteins sterols and removed them, ठीक है, which weakens the acrosome membrane to release sperm lysins which again or which will dissolve the egg membrane, ठीक है। और जब एक बार डिज़ोल्व हो जाएगी एग मेम्ब्रेन तो वो स्पर्म या जो सेकेंडरी oocyte जो होगा वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, जो हम कह सकते हैं कि स्पर्म है उसके साथ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि जो एक्रोजोम है उसकी मेम्ब्रेन से स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो है वो रिलीज़ हो गए, और उसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि स्पर्म लाइसिन वगैरह जो है वो जो है एक्सपोज हो गया, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी सेकंड इसी के अंदर कैपेसिटेशन में, ठीक है, फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए, वो होगी क्या कि जो बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह, ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम कह सकते हैं कि इनटेक किए जाते हैं, कहाँ से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है, किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर, ठीक है, जिससे कि स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सो सेकंड चीज़ क्या होगी, कैल्शियम आयंस आर टेकन इनटू स्पर्म्स बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी देन वी कैन से दैट द स्पर्म हैज़ अचीव्ड द फंक्शनल मैच्योरिटी और अटेन्ड द फंक्शनल मैच्योरिटी, ठीक है। सो हमने क्या देख लिया, स्पर्म जो है अप्रोच कर रहा है एग की तरफ, अप्रोच करने में उसको बहुत सारे बैरियर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, उससे कुछ हम कह सकते हैं कि 100 के नंबर्स में जो है वो वहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो जो है मूव कर रहा है, तो मूव करने में क्या चीज़ उनको हेल्प करती है, तो
तो मूव करने में कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि उसकी टेल खुद जो है जिस तरह से मूव करती है वेवी तरीके से, ठीक है, लैशिंग मूवमेंट उसका। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि केमिकल जो कि सेमिनल वेसिकल से रिलीज़ होता है, वो उसको एक्टिव करता है और साथ ही साथ जो है वेजाइनल ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें एक पुश जो है होता है, और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो यूट्रस होता है उसमें एस्पिरेशनल मूवमेंट होता है, उसके अंदर एक तरह का सक्शन क्रिएट होता है, और वो सक्शन जो है वेजाइना से हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म होता है उसको ऊपर की तरफ पुल कर लेता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैपेसिटेशन, अगर मान लीजिए वो पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसमें फंक्शनल मैच्योरिटी नहीं होती है, तो वेजाइन उसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही हम कह सकते हैं कि उसमें फंक्शनल मैच्योरिटी आती है। कैसे आती है? सबसे पहले जो एक्रोजोम के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। किसकी सहायता से, किसके हेल्प से? जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, वो अटैच होता है इन प्रोटीन से और उनको रिमूव कर देता है। उसकी वजह से स्पर्म लाइसिन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, जो बाद में चल के जो है एग मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो कैपेसिटेशन में होती है, ठीक है, वो होती है कैल्शियम आयंस जो है वो जो है जो इनटेक किए होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे स्पर्म और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो है वो फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस होती है फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन करने की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन, ठीक है। इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन वगैरह, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन्स वगैरह, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।